मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में और बीए बीएड में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने तीसरी यूनिट सी थी कारण परिणाम अंत पढ़ चुके हैं। तीसरी यूनिट का दूसरा चैप्टर है गुट निरपेक्षता का अर्थ। गुट निरपेक्षता का अर्थ आज सिंपल सा परिचय लेंगे। कल हम उनके परिभाषा, उनके कारण, प्रासंगिकता, भूमिका सारी लेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा परिचय ले ले गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का अर्थ है गुटों से अलग रहने की नीति। अब आप देखोगे कि गुट कौन से? गुटों की राजनीति से दूर रहना। शीत युद्ध के समय पढ़ चुके आप। उस समय दो गुट बने थे पूरे विश्व में, एक तो सोवियत संघ और अमेरिका, पूंजीवाद और साम्यवाद। इन दोनों ने गुट बनाए थे। सभी कोई तो देश साम्यवाद में शामिल हो रहे थे सोवियत संघ में, और कोई हो रहे थे पूंजीवाद यानी अमेरिका में। सभी अपने देश इधर उधर हो रहे थे। जो शक्तिशाली देखे उस जगह पे अपने देश को उनके मतलब कह रहे कि कोई भी हमारे ऊपर आपद आई तो ये हमारी रक्षा कर सकते थे। ये बात उन्होंने कही। तो गुट निरपेक्ष में ये हुआ कि पहले तो शीत युद्ध के बाद 1945 शीत युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध में दो देश आमने सामने आए, वही पूंजीवाद और साम्यवाद। अब दोनों सभी अपनी अपनी ओर खींचने लगे। भारत नया स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, 45 में शुरू हो गया था। तो भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी वगैरह सबने सोचा कि अगर ऐसे वापस हम किसी गुट में शामिल होंगे तो ब्रिटिश के जैसे वापस वैसे वैसे गुलाम रहेंगे। तो ये बात नेहरू जी ने बोली। उसके बाद जब बाड़ू सम्मेलन हुआ था 1955 में, बाड़ू सम्मेलन हुआ था, पर तो उसमें कौन कौन थे? भारत के नेहरू जी, मिस्र के अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, तीनों शामिल हुए 1955 में। उन्होंने ये बात रखी कि गुट अब सभी गुटों में शामिल हो रहे हैं, हमें अलग रहना चाहिए। और अलग क्यों रहे कि दोनों से हम फायदा उठा सके, देश विकसित की ओर बढ़े। नहीं तो वो दबाव में रहेगा और एक गुट में रहे तो एक का ही फायदा उठा सकते, दूसरे में नहीं। और नया स्वतंत्र हुआ तो गरीब देश हो चुका है, पिछड़ा हुआ हो चुका है। अब हम विकासशील और विकसित बनने के लिए तैयार होना। तो इसलिए बाड़ू सम्मेलन में इनकी नींव पड़ी। तो इन तीनों ने मिलाकर गुट निरपेक्षता की नीति का फैसला लिया कि हम गुटों से अलग रहने की नीति अपनाएंगे। फिर इसमें नींव डाली। फिर बाद में शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्षता के शिखर सम्मेलन हर 3 साल के बाद होता है। उसमें हर देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री कोई भी भाग ले सकता है। उस समय समस्या सुलझाई जाती है कि किस देश की क्या समस्या है, और शक्तिशाली देशों से हम दबाव में आके कोई भी व्यापार वगैरह नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र होकर कुछ सभी संधि वगैरह करेंगे, विदेश नीति करेंगे। तो ये कि गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। उस समय कुल सदस्य कितने थे? 25 देश शामिल हुए थे जब ये बेलग्रेड में सम्मेलन हुई। यानी 25 देश वहां मिले और समस्या सुलझे। सब ने आपस में कहा कि ये बातें होगी तो हमें ये फायदा मिलेगा। फिर आते आते फिर बाद में ये 125 सदस्य संख्या बढ़ गई। सदस्य संख्या घटती है तो समझो गुट निरपेक्ष अच्छा नहीं है, तो बड़ी है तो समझो सदस्य देश संख्या बड़ी है तो समझो ये अच्छा है। तो इसमें 5 नियम बनाए गए। किसने? जो शिखर सम्मेलन बना, तो इसमें 5 नियम बनाए गए कि ये नेहरू, टीटो और नासिर तीनों ने मिलकर ये बाड़ू में कहा था कि ये नियम हमें बनाने 5। इनका जो पालन करेगा, ये आधार बना, नियम आधार बना, इनका पालन करेगा वो गुट निरपेक्ष में शामिल हो सकता है। तो 5 नियम कौन कौन से है? पहला तो नियम है वह स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी विदेश नीति जो भी बनाता है स्वतंत्र खुद फैसला ले अपने देश का।
दूसरे देशों के दबाव में फैसला नहीं लेगा, तो वो गुट निरपेक्षता में शामिल हो सकता है। दूसरा है उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि पहले भी ब्रिटिश उपनिवेश बन के आए और भारत का बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीक सभी क्षेत्र में उन्होंने शोषण किया, पूरा गरीब हालत में छोड़ के गया। तो ये कहा कि जो भी गुट निरपेक्ष में शामिल होगा वो उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। तीसरा है सैनिक गुटों का सदस्य न, यानी दो गुट थे, अमेरिका का था नाटो और सोवियत संघ का था वार्सा पैक्ट। ये बड़े बड़े शक्तिशाली जो सैनिक संगठन बने सदस्य गुट, उसमें शामिल कोई नहीं होगा। उसमें हो गया तो वो गुट निरपेक्ष में या गुट निरपेक्षता का सदस्य नहीं रहेगा। चौथा है शक्तिशाली देश के साथ द्विपक्षीय समझौता न करे, यानी दो देशों के बीच में समझौता करना, उसको कहेंगे द्विपक्षीय। तो ये भी नियम था कि शक्तिशाली कोई देश, जैसे अमेरिका का दोस्त हो, सोवियत संघ का दोस्त हो, शक्तिशाली हो, वो खुद ही क्यों न हो, उनके साथ दो देशों के साथ संबंध नहीं बनेगा। नहीं तो अगर संबंध बनाएगा या समझौता किया है तो वो गुट निरपेक्ष में शामिल नहीं होगा। पांचवा नियम बनाया शक्तिशाली देश को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत नहीं देना है। जैसे कोई देश है गुट निरपेक्षता का, तो अमेरिका जैसे किसी हमारे पड़ोसी देश के ऊपर हमला करना चाहता है, मान लो साम्यवादी देश चीन के ऊपर हमला करना चाहता है अमेरिका, तो वो भारत के क्षेत्र में सैनिक हवाई अड्डा जमा लेगा और डायरेक्ट यहाँ से चीन से हमला कर सकता है। तो गुट निरपेक्षता में ये भी बताया कि जो क्षेत्र जिसका खुद का देश है उसमें शक्तिशाली देशों को सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत नहीं होगा। ये पांचों जो नियम या आधार मानेगा वो ही गुट निरपेक्ष में शामिल हो सकता है। तो 3 साल के बाद पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ऐसे करते करते 17वां शिखर सम्मेलन 1916 में वेनेजुएला में शिखर सम्मेलन हुआ था और 18वां शिखर सम्मेलन 1918 में वियतनाम में हुआ था। तो ये सब जो गुट निरपेक्ष अपनाए हैं वो सब मिलकर शिखर सम्मेलन करते हैं और क्या क्या नियम बनाते हैं। तो गुट निरपेक्षता को किसी ने नकारात्मक बात भी कही कि ये गुट निरपेक्ष नहीं है क्योंकि दोनों से फायदा है। गुट निरपेक्षता तो तटस्थ है, गुट निरपेक्ष यानी तटस्थ है। इन तीनों पर आरोप भी लगा, लेकिन सबने कहा कि नहीं, हम राजनीतिक संबंध, हम व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, हम संधि कर सकते हैं नियम के अनुसार, लेकिन दोनों से हम कर सकते हैं, हम किसी एक के गुट में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र होकर अपनी विदेश नीति बनाएंगे। तो इस तरीके से गुटों की राजनीति से दूर होने की बात कही गई। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे वैसे गुट निरपेक्षता का ये अर्थ है, परिभाषा होगी, फिर भारत की भूमिका, प्रासंगिकता गुट निरपेक्षता की, उसमें महत्व बताया जाएगा, वो सारी बातें इसमें आएगी। ये आपका परिचय। कल पढ़ेंगे हम गुट निरपेक्षता की परिभाषा और गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। ठीक है बच्चों, बाय।